कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। बाले बच्चे मिल करके हम लोग पढ़ चुके थे पिछला क्लास में क्या चीज 15-16 तक लगता है कि हम लोग कर लिए थे ना। हाँ 15 तक कर लिए थे। ये मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव डील कर लिए थे। अब कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में आते हैं, ठीक ना। ज्यादा बकैती नहीं करते हुए एट द पॉइंट हम लोग काम करते हैं। देखिए इसमें बोला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। देखिए बाबू, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर बात किया जाता है एल्युमिनियम का, तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है एल्युमिनियम, जरा सा गौर से देखते जाइएगा। कहा जाता है कि इसको हम एल्युमिनियम कहते हैं, और ये एल्युमिनियम है जो एक प्रकार का धातु होता है। एल्युमिनियम का संकेत सिंबल एल होते हैं, 13 होता है एटॉमिक नंबर, 27 होता है एटॉमिक वेट। अब ये एक प्रकार से कहा जाता है कि ये धातु तत्व है। ये क्या है? धातु तत्व है। देखिए कहा जाता है कि धातु तत्व एल्युमिनियम जो है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता की अगर बात करते हैं तो तांबा से, चांदी से और ये कॉपर तांबा से इसमें ज्यादा होते हैं। समझ गए? यानी प्रतिरोध की मात्रा अधिक होती है। फिजिक्स वाले सर आप लोग को बताए होंगे। अब हम लोग इस पे आते हैं कि केमिस्ट्री में कि मिश्र धातु की बात कर रहा है। तो मिश्र धातु का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई धातु जिसमें धातु और अधातु की उपस्थिति हो, या तो धातु या अन्य कोई धातु के मिलकर के बनाए गए हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में कहता है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है। तो नाम सुन के लग रहा है जर्मन सिल्वर, गलत है। सिल्वर पीतल में तो होता नहीं है, कॉपर ब्रास ये सब मिले होते हैं, कांसा भी नहीं होता है। ये होता है आपके पास मैग्नीलियम। तो ये मैग्नीलियम, इसको टिक मारेंगे फटाक से सब लोग, समझ गए। और इसके बारे में आप लोग आगे भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। समान तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से कि ये CuS कॉपर ग्लांस होता है, CuFeS2 ये भी कॉपर पैराइट है जो एक प्रकार का अयस्क है कॉपर का। क्यूपराइट की अगर बात करें तो क्यूपराइट भी क्या चीज है? एक प्रकार का कॉपर का ही अयस्क है। ये तीनों है जो आपके पास क्या चीज है? तांबा का अयस्क है। ये तांबा का अयस्क है। अब ये जो तांबा का अयस्क है, लेकिन इसमें से कह रहा है कि तांबा किससे प्राप्त किया जाता है? सभी तांबा किससे प्राप्त किया जाता है? कॉपर किससे प्राप्त करते हैं? तो बताइए कि कॉपर हम किससे प्राप्त करेंगे भाई? तो ये जो कॉपर प्राप्त होता है, ये मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये कॉपर पैराइट्स होते हैं। यानी कॉपर पैराइट से हम लोग क्या करते हैं? कॉपर धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा कि कॉपर धातु जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग आसानी पूर्वक इसको आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किसी धातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अधातु के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक बात बताइए, याद कर उदीन जहिया हम पढ़ैले रहनी, तोहनी गौर से सुनले रहलू और हम बतैले रहनी, ठीक नु? ध्यान दो। कहता है बाबू अधातु के 72 कक्षा में। तो अधातु का 72 कक्षा में यानी कि अधातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू? 5, 6, 7। अब बताइए कि अगर धातु की बात करता है तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 1, 2, 3। और अगर बात करते हैं हम लोग उप धातु में, तो उप धातु के 72 कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन या 72 कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम 4 होते हैं। और अगर बात करते हैं नोबेल गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस समूह, तो अक्रिय गैस समूह में कहा जाता है कि इनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 8। कितना होता है? 8। तो वैसा कोई तत्व जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 रहता है उसको हम बोल देते हैं क्या चीज? अधातु।
तो बताइए कि 72 कक्षा में अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो आप क्या बताइएगा? सब लोग बताइए जरा कि 72 कक्षा में कितना होगा। तो 72 कक्षा में 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 तो पहले ही, 2 3 4 ये भी खत्म हो गया, 4 5 6 7 8 ये तो लग रहा है कि होना चाहिए, 4 5 1 2, 1 2 आ गया तो कैसे? 1 2 तो धातु में होता है, ये भी ऑप्शन गलत। आपका सी ऑप्शन क्या हो गया विनोद? सही। बताइए धातु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है, सॉरी अधातु के पास 5 6 7 होता है। अक्रिय गैस भी एक प्रकार का धातु ही होते हैं तो 8 हो गए। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उसमें भी आप ले सकते हैं, ठीक ना। तो 4 5 6 7 और 8 आपका ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब यहां पर समझिएगा, यहां पे पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो होते हैं, साधारण गंधक की अगर बात करते हैं बाप, ठीक ना, समझना, अगर हम साधारण गंधक की बात करें तो साधारण गंधक को हम सल्फर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर। अब बताइए कि सल्फर का जो आणविक सूत्र होते हैं, सल्फर का जो आणविक सूत्र होता है, ये आणविक सूत्र S8 होता है, S8 होता है। यानी सल्फर का अगर हम संकेत की बात करें तो सल्फर का संकेत S होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16, सल्फर का परमाणु भार 32। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सल्फर का आणविक सूत्र क्या होते हैं, आणविक रूप क्या होते हैं, तो सल्फर है जो S8 के रूप में होता है। तो आप बता सकते हैं कि सल्फर एक प्रकार का अधातु भी होता है, क्योंकि 16 यहां पे है तो इसको आप कैलकुलेट करिए, 2 8 6, 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये अधातु प्रवृत्ति का होता है। सल्फर किस प्रवृत्ति का होता है? अधातु प्रवृत्ति का होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 6, सल्फर का वैलेंसी कितना हो जाएगा तो आप खुद बता दीजिएगा, 8 - 6 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2। तो वैलेंसी हो गए सल्फर का 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए कितना? 6। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए तो अब बताइए साधारण गंधक, अरे गंधक को हम लोग जानते हैं सल्फर के नाम से। इस गंधकवा है जो पीयर रंग दिखाई देता है, पीयर रंग में, तो पीला रंग में, तो पीला रंग में जब दिखाई देता है तो सल्फर का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है आपका। चलो अब देखो, इसको टिक मारो फटाक से, कौन वाला सही है जी? बताइए 19 के सी हो जाएगा, ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया है एग्जाम में, एकदम बाबू क्वेश्चन आने वाला है, जितना तवादोड़ इसको एकदम मतलब कि तुम लोग तैयारी में लग जाओ। बाले बच्चे अधूक के, बाले बच्चे की मतलब ये ना हुआ कि धर के दादा दादी सबके बैठा दिए कि ना आज धर के धूक देना है। देखिए अब यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहा है बाबू फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का अगर हम संकेत की बात करते हैं तो फास्फोरस का संकेत होता है P, परमाणु संख्या 15 और ये होता है 31 परमाणु भाग। परमाणु इसका संकेत ये होता है। अगर फास्फोरस का अणुसूत्र पूछे, फास्फोरस का अणुसूत्र पूछे, आणविक सूत्र पूछे, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, यानी P4 के रूप में, P4, हाँ फास्फोरस P4, तो P4 के रूप में आणविक सूत्र होता है इसका, ठीक ना। फिर कहता है कि इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो 2 8 5 आ जाएगा। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 5। ये वाला फॉर्मूला भुला गया? 2 8 8 18 32 50 डॉट डॉट डॉट, इतना दूर जीते जीते बिहान हो जाएगा, ससुराल पहुंच जाएगा, इतना याद रख लेगा काफी, ठीक ना। थोड़ी ना अपन ससुराल जाना है अभी तो जाएगा तब पापा के ससुराल जाएगा, ना तो चाची के ससुराल जाएगा, मैंने नहीं रहा। अब देखो तो फास्फोरस का कितना हो गया? 2 8 5। ये बताइए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 तो बताइएगा कि ये संयोजकता कितना हो जाएगा बाबू फास्फोरस का? तो फास्फोरस का संयोजकता हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3। 8 - 5 गया कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बाबू रे बाबू, आ गया क्वेश्चन एकदम धांसू। बाल एंड बच्चे इसको एक बार देखिए गौर से, एकदम जम के एकदम शेयर कर दीजिए वीडियो, कि जो 10th क्लास के बच्चा एग्जाम देने वाला है सबको फटाफट क्या हो जाए, वो मिल जाए, ठीक ना। एकदम हैवी हैवी टाइप क्वेश्चन आया है, सब लोग देखिए। बाल एंड बच्चे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कहीं छूट न जाए, ठीक ना। नहीं क्या कहा गया है, लटकला बेटा तो गेला बेटा, वही वाला बात यहाँ पे है। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। एक्चुअली बात ऐसा है कि सोना तो जल्दी किसी चीज से रिएक्शन करता नहीं है। सोना किसी चीज से रिएक्शन करता है जल्दी, अरे घुस। देखिए देखिए बाबू, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। बहुत आसान चीज है, लेकिन तुम लोग क्या बताएं, दुख बात नहीं समझता है तो कभी कभी बोलना पड़ता है। देखो, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो बताइए कि सोना तो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ कुछ बात समझिएगा। सोना का संकेत अगर हम बात करते हैं, सोना को इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं, इसका संकेत होता है ए। गोल्ड का संकेत क्या होता है, ए। अब बात किया जाता है कि सोना का जेवर बनता है, तो जेवर में कभी जंग लगते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या 0 रखता है। ऑक्सीकरण संख्या 0, न इसके पास पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये 0 रखता है, यानी कि ये ना रिएक्शन में भाग ले सकता है ना रिएक्शन कर सकता है। फिर भी एक ऐसा चीज है जिसके साथ ये पूरा कंप्लीटली घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, समझ गए। तो देखिए इनमें से सभी नाइट्रिक अम्ल में नहीं, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बाबू HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करते हैं तो H2SO4 होता है, समझ गए। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी नहीं घुलता है, साम नाइट्रिक अम्ल में भी नहीं घुलता है। तो सोना क्या चीज में घूमता है, अम्लराज में। किसमें, अम्लराज। तो कोई आपसे पूछेगा तो बता दोगे विनोद कि सोना कौची में घुलता है, तो सोना अम्लराज में घुलता है, समझ गए। अम्लराज समझ गए, अम्लों का राजा, समझ गए। तो अम्लों का राजा है जो सोना को अपने आप में घुला लेता है, समझ गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एकदम धांसू क्वेश्चन से मुकालात आपको करवा रहे हैं। बाले बच्चे एकदम गौर से देखिए, दुनिया वालों ध्यान, तेरा ध्यान किधर है, बसंती इधर है, ध्यान दीजिए। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। भैया बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। और ये भी क्वेश्चन अगर गौर से तुम लोग नहीं ध्यान दिया तो एग्जाम में ही छूटने वाला है, ठीक ना। तो गौर से देखिए इसको, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, यानी कि दिया हुआ जितना भी यहाँ पे उदाहरण है सब अधातु होना चाहिए, क्योंकि भैया आपका बोल दिया है अधातु। तो अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो बताइए, सबसे पहली बात तो एल्युमिनियम धरा गया, एकदम गलती से चोटाई, क्योंकि एल्युमिनियम धातु है, धातु में इसको जोड़ दिया है। तांबा भी धातु है, इसको भी गलत मार देंगे फटाक से। अब नजर तो नहीं सुझा रहा है ब्रोमीनमा पर, पारा पर, ठीक ना। तो ये देखिए ब्रोमीन और पारा, यहां पर हम लोग समझते हैं पारा, पारा को हम लोग कहते हैं मरकरी। ऐसे पारा कहल जाता है वो गाय भैंस के बच्चा के भी, समझ गया। काड़ा काड़ी होता ना, जब गैया भी भैंसिया भी आती ना है, मैंने बच्चा देती है, अपना भाषा में बता रहे हैं। भैंसिया जब जन्म देती है बच्चा या बच्ची, तो उसको हम लोग अपना भाषा में काड़ा या काड़ी बोलते हैं, समझ गया। तो कहीं कहीं उसको पारा पारी बोला जाता है। तो जितना तुम लोग को पापा के परी नजर आवे तो समझ लेना कि सब भैंस के बच्चा बच्ची है, उन्हें काड़ी है, समझ गया ना। तो भैंस के बच्ची इज नोन एज काड़ी, और उसी को हम लोग बोलते हैं पापा के परी। ध्यान दीजिए, तो ये पारा होता है मरकरी, ठीक ना। अब ये मरकरी का होता है संकेत Hg, और ये मरकरी जो है यही थर्मामीटर में यूज किया जाता है बाबू। मानव का बुखार मापने के लिए जो थर्मामीटर में एक द्रव जैसा पदार्थ आपको दिखाई देता है, तो ये द्रव जैसा पदार्थ दिखाई देता है जो ये कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो मरकरी है जो द्रव अवस्था में होता है कमरा के ताप पर। अब कमरा के ताप पर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एसी लगा के तौल रहे हैं, माने कि टेम्परेचर को कहिएगा तो हमारे रूम में 12 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे नहीं होता है। कमरा का ताप एक्चुअली कहा जाता है 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, यानी 25 डिग्री मान लो, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक ना। ये होता है कमरा के ताप। 40 डिग्री तक भी चलता है, जैसा गर्मी बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो बताइए
कौन सा धातु है जो कमरा के ताप पर द्रव होता है? तो ऑप्शन में कौन मारेंगे विनोद? पारा। क्या मारेंगे? पारा। पारा, पापा के पारा, मगरमच्छ के पारा और पापा के पौरी ना, दोनों एक के होता है? नहीं, दोनों में अंतर होता है। पापा के परी है जो उड़ती है, पापा के पारा है जो रेंगता है नहीं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का इंतजार हम कितना जमाना से कर रहे थे तुम लोग को बताने के लिए, बता नहीं पाए थे आप लोग के क्लास में। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देखिए सब लोग और पढ़िए। सीसा और टीन को मिश्र धातु, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद करो वो दिन जहिया हम बतैले रहनी, तोहनी गौर से सुन ले रहलू और तोहनी के अभियो याद ना आवी थो, ठीक ना? यही पर 2-4 घंटा लग जीतो तो कहवा कि प्रिंस बंसलवा बड़ी मार मारा है, ठीक नु? ध्यान देने बताए थे बाबू कि अगर हम बात करते हैं सीसा और टीना का, सीसा और टीना, तो सीसा प्लस टीन से मिल करके एक नया मिश्र धातु बनता है जिसको हम कहते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। सोल्डिंग करने में, टाका मारने में काम आता है सोल्डर। क्या आता है? टाका मारने में। तो सोल्डर का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? टाका मारने में। अब टाका मारने में नहीं समझता है, कहीं तार ज्वाइंट होता है तो नहीं कहते हैं सोल्डिंगवा टूट गया है, यही चलते कमा नहीं कर रहा है, रेडिवा, टिबिया, फिल्मिया, ये सब नहीं बोलते हैं। तो सोल्डिंग के रूप में इसको यूज किया जाता है। और ये सोल्डर जो होता है ये क्या चीज का मिश्र धातु है? सीसा और टीन का बना हुआ है, ठीक ना? तो एकदम फ्रेश से टिक मारिए सोल्डर। कोई भी पूछेगा एकदम बता देना है बाबू, 2-3 बार रट लो कि सोना और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सोल्डर, कंधा मत सोल्डर, टाका मारे वाला होता है, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं विनोद, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन है जो आने वाला है और आप लोग इसका आंसर खुद दीजिए। सब लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, हम भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लिए? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से माने कैसे? तो अभिक्रियाशील की अगर बात करेगा बाप, तो अभिक्रियाशील सबसे अधिक जो होता है वो कौन होता है? पोटेशियम, सोडियम, यही सब। और सबसे नीचे आता है कौन? Au, सोना होता है ना, प्लेटिनम, सोना, यही सब, ठीक ना? प्लेटिनम होता है, सोना होता है, ये सब चीज। तो ये तो ऑप्शन में दे ले रहेगा तो मार देंगे फटाक से कि पोटेशियम होगा, क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको हम पेट्रोल में रखते हैं। याद करने का तरीका इसे, पी से पोटेशियम, पी से पेट्रोल, पी से पोटेशियम और पी से पेट्रोल। तो पोटेशियम को कौची में रखेंगे? पेट्रोल में रखेंगे। Na माने सोडियम, ठीक ना? सोडियम, किरासन, ना किरासन आ रहा है, किरासन, किरासन, देखो किरासन में न लास्ट में आ रहा ना, तो Na न आ रहा है ना, तो सोडियम को किरासन तेल में रखेंगे, ठीक ना? ऐसे याद कर सकता है। पोटेशियम को कौची में? पेट्रोल में, कौची में? पेट्रोल में, पेट्रोल में, हाँ। अब सोडियम को किरासन, सोडियम को किरासन यानी केरोसिन तेल में, ठीक ना? अब बताओ निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है? जो दिया गया है ऑप्शन उसमें से कह रहा है, तो भैया ये तो क्रियाशील कोई जन्म में नहीं होगा, ये यू है सोना। जी इहो नहीं होता, इहो जरा धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जी ई तो एकदम धातुए है, रूम टेम्परेचर पर कौची होता है? एकदम भकलोल जैसा। बच गया कौन एगो जी? Au, Cu, तो इसको मार देंगे Cu। Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर। इसको क्या बोला जाता है? तांबा। तो एकदम टिक द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ई वाला। देखिए एक कैसे कैसे लिख दिया, ABCD, तेरा ए ना लिखना चाहिए था, इहो बोराइन मास्टर टाइप करे वाला मिल गया था इसको जी। चलिए आते हैं विनोद भयंकर रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार गौर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील, ये क्वेश्चन आपका 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में ये सब जो करवा रहे हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कोई भी माई के लाल रिजल्ट नहीं रोकेगा, समझ गए? तो इसलिए 10वां की पढ़ाई सब दिन की पढ़ाई, 10वां में बर्बादी सब दिन की बर्बादी, जिंदगी बर्बाद 10वां बर्बाद, नहीं कल गया? 10वां बर्बाद जिंदगी बर्बाद। तो गौर से देखिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सी अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील कहने का मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील, जिसको बम बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ये सभी में यूज करते हैं। तो बताइए ऑप्शन में आपका है प्लास्टिक गंधक, देखो लोहा, टीना, संपावड़ी, ये तो साधारण गंधक नहीं, प्लास्टिक गंधक नहीं,
ये सब तो फुटफुटीवा बजाने में आता है, देवलवा में नहीं मारते थे इसे फटाक से, और फटाक से मारते हैं तुरंत फुचुक से करके रह जाता था। अरे उस समय हम लोग उसको लहसुन पड़ाका बोलते थे। तुम लोग के जमाना में मिलता है कि नहीं मिलता? हमने जब नहीं चुके थे तो वही मिलता था। ये साधारण गंधक, प्लास्टिक, लोहा, टीना, सोनपापड़ी से, देखिए तो ये दोनों गलत है। लाल फास्फोरस भी उतना रिएक्टिव नहीं होता है जितना कि श्वेत फास्फोरस। ये जितना उजला कलर के है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। ये व्हाइट फास्फोरस जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, बम उम बनाने में इसका मदद करते हैं हम लोग, समझ गए? व्हाइट फास्फोरस का बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। एक बार अगर किसी का ये व्हाइट फास्फोरस वाला किसी के घर में बारूद मार दिए तो सब गोर की झुझक जाएगी, समझ गए? जितना गोर गोर घर में बैठल रहेगी सब लहक जाएगी, समझ गया ना? तो ये होता है। तो बताइए श्वेत फास्फोरस बहुत खतरनाक चीज है, समझ गया? अति ज्वलनशील पदार्थ है, समझ गया ना? ये व्हाइट फास्फोरस इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका फार्मूला P4 के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? P4 के रूप में जानते हैं, ठीक ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये उजरकी फास्फोरस है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखो इसको। विद्युत अपघटनी परिष्करण से अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है। देखिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है? देखिए सब लोग एक बार, विद्युत अपघटनी परिष्करण से अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत, अगर हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए ऐसे है, कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डाल दिए, विद्युत अपघट डाल दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ऐसे इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक है आपके पास प्लस, एक है माइनस। यहाँ पे ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइट था, तो प्लसवा के साथ माइनस चला जाएगा, यानी Cl यहाँ पे जमा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जमा हो जाएंगे? सोडियम, ठीक ना? तो ये एनोड का काम करेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर सही। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्यों चीज? एनोड। क्या बनाया जाता है? एनोड। चलिए अब आते हैं बाबू आगे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? जितना इसमें दिया गया है इसमें अधिक क्रियाशील धातु के बारे में पूछ रहा है विनोद। सब लोग जरा देखिए, बताइए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कमेंट में। चलिए ठीक है, कुछ कुछ सही ऑप्शन आ रहा है आप लोग के बीच में। देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो भैया जब पोटेशियम हमको दिखाई दे दिया तो दूसरा के हम कहा लगी नहीं देखेंगे जी। जब भी हमको कजली ध्यान में आ गई, K4 कजली, कजली ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक ना? ये है कजली, और ये है नाजिया, ये है कौन? नाजिया, और ये है कलकुटनी, इसको क्या बोलेंगे? कलकुटनी, और इसको बोलेंगे मागमा, इसको क्या बोलेंगे? मागमा। अब बताओ नामे देख के नहीं लग रहा लोग कि VIP कोटा के चीज नजर आ रही है? बताओ, कजली हाई रिएक्टिव, नाजिया ओकरा से जैसा कम रिएक्टिव, फिर कैल्शियम ओकरो से कम, कलकुटनी, और बाद मागमा। तो बताइए कजली ज्यादा रिएक्टिव होती है ना नाजिया से, इसका मतलब कह देंगे कि पोटेशियम जो है, अरे गधा तो ऐसे मत याद करना रहे ना तो हमारा टंगरिया से सरवा देगा। गार्जियन कोई देख लेगा इसे पढ़ाई तो कहेगा अभी बंद कर मास्टरवा के वीडियो, पढ़ावे से ज्यादा बिगाड़ रहे है, ठीक ना? तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा जी? पोटेशियम, ठीक ना? तो बिगड़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक ना? चलिए आइए, 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बताइएगा विनोद। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है बाबू, इस सोनवा है 1 ग्राम, एकरा हम अगर पिघला करके तार बनाना चाहें तो के किलोमीटर तक जाएगा विनोद? तो 2 किलोमीटर तक। ढेर लड़कन कहता है 1 किलोमीटर तक, तो नहीं, के किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर तक जाएगा। तो क्वेश्चन हम ध्यान रखना, कितना किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। तो 1 ग्राम सोना को कितना दूर तक हम लोग तार बना सकते हैं? इसमें तन्यता अधिक होता है ना जी, तन्यता अधिक होता है, इसमें जितने तीरोगे उतने तीर आता है, समझ गए? तब जो उर्फी जावेद है, ध्यान देना। अब आते हैं आगे बाबू।
कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ले लोटा, ये तो क्वेश्चन हम बतैले रहनी, फिर आगे देख देख कौची होते है आंसर। एकदम कौन कौन सही आंसर मार रहा है, एकदम मारो। द्रव, कौची होगा? द्रव। कमरे के ताप पर मरकरी जो है ये किस अवस्था में रहता है? तो मरकरी जो होता है ये द्रव अवस्था में रहता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम कहा समझावे, इसको तो समझाएंगे थे। बताइए व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर बात करते हैं हम लोग व्यवसायिक की बात, तो एल्युमिनियम किससे हम प्राप्त करते हैं? एल्युमिनियम किससे हमको प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिए एक बार। सबसे ज्यादा इसमें नाम तुम क्या सुना है? ढेर लेकिन कहेगा कोरंडम, नहीं रे छूती हरवन, अरे गधा ये तो होबे कर रहा है, लेकिन एकरा से ना निकला है, एकरा से ये निकले वाला ना है, बंद करे वाला है। अब देखो ये तो क्रायोलाइट, देखो ये सब फॉर्मूला याद कर लेना चला। क्रायोलाइट Na3LF6, समझ गया? बॉक्साइट Al2O3 2H2O, एकदम याद कर लेना सब। बॉक्साइट Al2O3 2H2O, कोरंडम Al2O3, इनमें से कोई नहीं। ये तो पगला है, गलती है, ठीक ना? कोरंडम देखे में लग रहा है कि साला एल्युमिनियम धातु बोल रहा है, एल्युमिनियम एकरो में उपस्थित है, एल्युमिनियम एकरो में उपस्थित है, एल्युमिनियम एकरो में उपस्थित है, लेकिन ज्यादा मात्रा में किससे निकलता है भैया? तो ज्यादा मात्रा में बॉक्साइट से निकलता है, ठीक ना? तो कोई कहेगा कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण हम क्या चीज से करते हैं? तो बॉक्साइट अयस्क से करते हैं। कौन सा अयस्क से? बॉक्साइट अयस्क से, ठीक ना? जैसे मान लिया जाए, सपोज डेट मान ले एगो भाई हथुन, दूगो भाई, तीन गो भाई, ठीक नु? एगो भाई के दूगो साली, ओहू में एगो फतगोबर एगो गंगोबर, ठीक ना? दूसरका भाई के ससुराल गए तो तीन गो, चौथा ही गई तो 5-6 गो लाइन लगल, एकदम धर के धुकले। अब बताएं कि तू कौन भैया के ससुरारी जायला पसंद कर वही रे? तो कहीं सर इकरा ही बड़ी मनी, कोई ना कोई वो सेटिंग न हो जाता है ना। गधा। तब बताएं सबसे ज्यादा जितना में से निकलती ओकरा ही ना जेबी। तो बताएं केकरा ही निकल रहे सबसे ज्यादा? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट मार देंगे आंसर सही है। तीसरका नंबर वाला भैया ही जब वहां 5-6 गो है ना। चलिए अब देखते हैं बाबू। हाँ 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 हाँ, जारन भर्जन वाला एग्जाम्पल आ गया, देख लो एक बार। देखो सब लोग एक बार, क्वेश्चन पढ़ेगा तब ना, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बड़ी बढ़िया भी थे। ठीक हो दशरथ गंध ना बने के कुछ बनी तो लगाओ, तू टेंशन मत ले। एगो दशरथ है जी, समझ गया। लंगोटिया है बेचारा, बड़ी सेवा किया। हम इसको बुलाए कि आगे पढ़ाओ रे। 10वां में हम थे तो बड़ी पढ़े लगी, हमरा फोर्स करता था पढ़ो पढ़ो। अब आज कह रहे हैं कि अरे लाइव में आकर के पढ़ाओ तनी मनी, तो कह रहा ना भाई हमरा से ना हो। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। हाँ ध्यान दो, ध्यान दीजिए सब लोग इधर, बाले बच्चे बाबू। आज ऑब्जेक्टिव कैसे खत्म कर देंगे, कल इसका सब्जेक्टिव जाएगा, ठीक ना। देखिए लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। तो यौगिक उजारण थोड़ी ना कहलाता है, प्रगलन भी नहीं कहलाता, द्रावक भी नहीं। हाँ धातु मल कहलाता है, शुद्धि के रूप में होता है। नहीं तो ये धातु मल कहलाता है। टिक मारो, एकदम रट्टू क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर ले, समझने का प्रयास न करे तो बढ़िया है। नहीं कहा जाता है जैसे कैसे कोई गाड़ी उड़ी पे नहीं लिखा रहता, लटकला बेटा तो गेला बेटा, वार्निंग, वैसे ही रट ले, क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो छोड़ दिया वो अच्छा नहीं क्वेश्चन था, हमको देखे में खराब लग रहा था। धातुओं की प्रकृति होती है। देखिए बाबू धातु की प्रकृति होती है, ये तो हम जमाना से पढ़ाते आ रहे हैं तुम लोग को। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर जब शुरू किए थे उसी समय से, कि धातु का स्वभाव कैसा होता है। बताए थे बाबू कि धातु है जो एक प्रकार का लड़का होता है,
और लड़का का स्वभाव हमेशा प्लस होता है, समझ गया। ये किसी चीज को जल्दी त्याग देता है, नहीं तो जो किसी चीज को जल्दी त्याग दे उसे लड़का कहते हैं, और जो किसी चीज को जल्दी ग्रहण कर ले उसे लड़की कहते हैं, यानी कि अधातु कहते हैं, समझ गया। तो लड़कमन छोड़े में आगे है, लड़कन के देखना फेंकने का आदत बहुत ज्यादा है, और लड़कियां समझते रहती है तैयो कैप्चर कर लेती, कह दो ना क्या दिक्कत, समझ गया। तो लड़का है जो एक प्रकार का धातु है, तो धातु पर कैसा चार्ज लगेगा विनोद, प्लस। इसका मतलब हुआ बाबू कि धातु बोले या लड़का बोले ये एक प्रकार का विद्युत धनात्मक होगा। क्या होगा, विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कोई दिक्कत, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। तो बताइए जितना लड़का होता है बाबू सब प्लस, और जितना फुलमंतियन होती है आई मीन लड़कियन होती है वो कौन सी होती है, निगेटिव। तो निगेटिव साइन केकरा पर लगता है, जैसे मान लो कि हमरा एगो Na प्लस है, एगो हमारे घरवा के बगल में रहती है Cl माइनस, तो ई जो है लड़का इस सब चीज त्याग कर देता, ले जाओ डार्लिंग तुम मेरी हो, छोड़ी सब एक्सेप्ट कर ले रही, दे दो हम तुम्हारे ही, ठीक ना। तो ये बात होता है कि ये सोडियम है जो एक धातु है तो प्लस का साइन रखता है, क्लोरीन एक प्रकार का बाबू धातु है, तो धातु है जो माइनस का साइन रखेगा, इसका मतलब ये लड़की हो जाएगी ना। तो लड़की हमेशा माइनस साइन रखती है और लड़का हमेशा प्लस। तो बताओ धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आ गया क्वेश्चन जिसका था इंतजार, जिसका था इंतजार वो आ गया। एक बार गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन आने वाला है, एकदम ठोक के बजा के एकदम याद कर लीजिए, बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई। देखिए नहीं कल गया खूटा ठोकाई, हाँ तो यही खूटा ठोकाई, ठीक है। देखिए लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। याद करा वो दिन जहिया हम पढ़ले रहनी तो सुनले रहलू, और तैयो न तोहने की याद आवत तो धर के कुटेवा तो कौन बताई बचाई। देखो लोहा एवं इस्पात पर बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई लोहा है, इस पर हम परत चढ़ा रहे हैं किसी पदार्थ का, मान लीजिए इसे सॉरी कलर मिस्टेक हो गया ना, चलो ऐसा कलर लेना है कि जरा, चलिए मान लो कि ऐसे ऐसे हमने एक इस पे जिंक का सॉरी एक धातु का परत चढ़ा दिया कि इसमें जंग ना लगे। तो ये जो धातु है मान लो कि कोई लोहा है या इस्पात है, लोहा है या कोई इस्पात है, इस पे हम जिंक का एक परत चढ़ा दिए, तो जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाता है जस्तीकरण। क्या कहलाता है विनोद, जस्तीकरण। तो जस्तीकरण प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, जिंक। ईसन का लिखल का कैजा पड़ी है बताइए, जिंक। ऑप्शन आपका डी नंबर सही। एकदम सब लोग कॉपी में लिख के लाइएगा, नहीं क्लास में लिख के लाए तो टंगरी से सार के हाथ में दे देंगे, बाद में कहिएगा ना कि बंसल सर बड़ी मार मारते हैं, ठीक ना। जितना बढ़िया कॉमेडी करते हैं उतने बढ़िया हम ठोकते भी हैं, ठीक ना। और अभी तो चल रहा है बाबू एग्जाम के समय, एकरा में कोई परेशानी नहीं, जितना तो उनके थोड़ा थोड़ी कार्यक्रम होगा यही सेशन में होता है। लास्ट के दिसंबर जनवरी में हमारा रूप दूसर हो जाता है, हम मारते कम है और धर के धंगचते ज्यादा हैं। नहीं सर मारता तो लोग ऐसे ही से न हो, हम धंगचते हैं, जैसे हम गाय भैंस वाला आदमी नु तो हम धंगचते हैं, ठीक नु, एकदम कस कस के। चलो तो गर्मावे से बनता है, तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, तो बताए थे कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगातार गर्म करते हैं 3-4 घंटा तक, तो क्या चीज प्राप्त होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, जिप्सम। क्या हो जाएगा, जिप्सम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान द क्वेश्चन नंबर 38 39 ठही लगी ठो हमारा 40 हाँ ये क्वेश्चन सही है। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होता है, वो सब तो ऐसी था। बताइए ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर जरा बनाइएगा, फटाक से बनाइएगा, फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आइए।
सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? जो ऑप्शन में दिया गया है उस पे काम करेंगे। अधिक तन्य धातु कौन है जिसमें तन्यता अधिक होता है? अरे सर्वा काल हम देख ले रहे, ये तो नॉर्मल चीज है। चलो बताओ, टिकरा था ये वाला, टिपा गए। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 बाबू, देखिए गौर से। सबसे अधिक तन्य धातु इनमें से कौन है? तन्य धातु इनमें से कौन है? तो चांदी नहीं, तांबा नहीं, एल्युमिनियम नहीं, सोना हाँ, यानी ऑप्शन डी आपका बाबू सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? केकरा मैसेज खाली नोटिफिकेशन नहीं दे रहता है। अब देखिए, याद करो दिन जहिया कुआर रहलू हमरे तू रहलू, लिखल जाए। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन धातु होते हुए भी चमकीला होते हैं? बताइए बाबू, चमकीला होते हैं, कौन चमकीला होता है? सब लोग बताएगा, जितना लोग है। कार्बन गलत आंसर, ब्रोमीन गलत आंसर, इनमें से कोई नहीं गलत आंसर। आयोडीन, आयोडीन एक प्रकार का, आप सुने होंगे कि आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन जो होता है बाबू, इसका संकेत होता है आई। ये एक प्रकार का अधातु होता है, लेकिन इसमें चमक पाया जाता है। यह धातु का एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसमें चमक पाई जाती है। तो वैसा आयोडीन एक ऐसा अधातु है, आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। चमक तो सिर्फ धातु में पाया जाता है, लेकिन अधातु का ये क्या है? एक अपवाद होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? क्वेश्चन में गड़बड़ाइएगा आप लोग, जरा सा गौर से इसको देखिए और बनाइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, बहुत आसान चीज है, प्राकृतिक की बात कर दिया है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ लिथियम, गलत आंसर। लिथियम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको हम काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। लिथियम चाकू से कट जाता है, पोटेशियम सोडियम सब चाकू से कट जाते हैं, लेकिन ये हीरा नहीं कटता है। समझ गए? हीरा को हीरा काटता है, सुना ना, डायमंड कट्स डायमंड, तो हीरा को हीरा काटता है। चलिए इसका ऑप्शन सही मारिए, कौन? ये वाला। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकदम सही क्वेश्चन आया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 46। गौर से एक बार देख लीजिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 46 है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? एनोडीकरण कहते हैं। इसका एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा एनोडीकरण। चलिए, ऑब्जेक्टिव मेटल नॉन मेटल का सेशन हुआ समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव पे, ठीक ना।